नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द एड्यूवर्स न्यूज एनालिसिस। टुडे इज 27 नवंबर 2022 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं कौन कौन सी आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो कुछ न्यूज़ है, जैसे तमिलनाडु ग्रुप्स वगैरह की बात की गई है, लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है और आप सभी लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा और साथ ही साथ इसरो को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा कि ये जो हमारा इस साल का लास्ट मिशन था वो हमने सक्सेसफुली एक तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, EOS-6 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है 6 जो है लॉन्च हो चुका है और प्रॉपर सक्सेसफुल तरीके से ये लॉन्च हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये बहुत बढ़िया इमेज आपके सामने यहाँ पे दिख रही होगी, कितने प्यारे तरीके से ये जा रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ना। EOS-6 जो है हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये आर्टिकल हो जाता है, हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो PSLV-C-54 सक्सेसफुली प्लेसेस 9 सैटेलाइट इन अ मल्टीपल ऑर्बिट। तो 9 सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च हुई है PSLV-C-54 की मदद से। PSLV क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ट्वीट्स वगैरह मैं आपको दिखाते रहूंगा कौन कौन कैसे कैसे हो रहा है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे देखिए, डिजिटल नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ मैं चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट और भी न्यूज़ेस हैं जो जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, तो आपको लेक्चर को लास्ट तक देखना है जिससे आप सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों में पकड़ बना सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। अगर आप इंस्टाग्राम में हैं तो आप हमारा पेज फॉलो कर सकते हैं, @news_news_analysis। इसके तहत आपको क्या मिलेगा? इसके तहत आप यहाँ पे वेरियस जो न्यूज़ आर्टिकल है यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और जो डे टू डे में पूरे दिन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो भी हम यहाँ पे शेयर कर दिया करते हैं, तो आप वो भी यहाँ से रीड कर सकते हैं ध्यान से। क्लियर? साथ ही साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है _प्रकाश_द्विवेदी_। तो यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई भी चीज़ें एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज आ जाती हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज हैं या पर्सनल क्वेरीज हैं, तो आप मुझसे यहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बिफोर डिले रिक्रिएशन सेक्रेड ग्रुप इन नॉर्थ तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर मैं बात करता हूँ ये कि सबसे पहले कि ग्रुप्स क्या होते हैं। आप क्वेश्चन सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, सेक्रेड वर्ड से समझ में आ रहा होगा आपको कि ये क्या है। सबसे पहले तो ग्रुप्स की बात करता हूँ, जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, प्लांट्स वगैरह हैं, पैचेस हैं, है ना। क्लियर हो गया? पैचेस हैं एंड नेचुरल वेजिटेशन हैं। क्लियर? अभी कैसे हैं? इन्हें प्रिजर्व किया जाता है बाय द एंशिएंट सोसाइटी। जो सोसाइटी पुराने लोग हैं, इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा ना, पेड़ों का बहुत महत्व है हमारे धर्म के अंदर। अगर आप किसी भी धर्म से रिलेटेड है तो वहाँ पे आप पेड़ों का महत्व बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा, ट्रीज वगैरह का, है ना, बहुत ज़्यादा महत्व देखने को मिलेगा। तो ऑन रिलीजियस एंड कल्चरल ग्राउंड में हम इन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? सेक्रेड ग्रुप्स एक पैचेस होते हैं। एक सिंगल पेड़ भी हो सकता है ना, सॉरी, एक सिंगल ट्री भी हो सकता है, पेड़ हो सकता है, या बहुत सारे अलग अलग पेचेस भी हो सकते हैं, 2 4 10 15 ट्रीज का ग्रुप हो सकता है। तो इस तरीके से वेरियस जो है सेक्रेड ग्रुप्स हो सकते हैं। दीज पैचेस वेजिटेशन आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। कभी कभी ये ज़्यादा रिच इन बायोडाइवर्सिटी होता है, मतलब बहुत सारे जो जंतु हैं, पक्षी हैं, वहाँ पे आके रहते हैं, बैठते हैं, है ना, अपना जीवन यापन करते हैं। मैनी इंडेंजर्ड एंड थ्रेटेड प्लांट स्पीसीज भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज देखने को मिलते हैं जो कि थ्रेटेंड है, जो कि इंडेंजर कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं, वो भी स्पीसीज इसके तहत प्रोटेक्ट किए जाते हैं। सेक्रेड ग्रुप, इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यूपीएससी जो है पूछ लिया गया था। अब डायरेक्टली सेक्रेड ग्रुप इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया था, बट इट इज वन ऑफ द ऑप्शन था, और ऑप्शन में सेक्रेड ग्रुप्स ही करेक्ट आंसर था, है ना। तो ये भी आपको इस तरीके से भी चीज़ों को याद रखना है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। मे बी पॉसिबली आगे फ्यूचर में और क्वेश्चन पूछा जा सके, क्योंकि न्यूज़ में बना ही हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अभी क्या क्या हो सकता है? ये डेंस कवर वेजिटेशन हो सकता है कि बहुत बड़ा वेजिटेशन हो, डेंस कवर, जैसे फॉरेस्ट होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, जंगल होता है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, उस लेवल में भी उतने बड़े बड़े भी ये चीज़ हो सकते हैं। क्लाइंबर्स, हर्ब, सर्ब्स, ट्रीज, ये सब चीज़ हो सकता है। सिंबल्स ऑफ प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस ऑफ नेचुरल। ये सिंबल है, किस चीज का सिंबल है? कि प्रिमिटिव, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, पूजा पाठ जो की हुआ करती थी, लोग पूजते थे, कि इनको पूजते थे, तो
नेचर की वर्शिप होती थी, जो कि बहुत ही, मुझे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि नेचर की वर्शिप जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ना, कि वर्शिप ऑफ द नेचर, जिससे आपको चीजें मिल रही है, जैसे सन की पूजा करते हैं, मून की पूजा करते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा हर धर्म के अंदर कहीं ना कहीं इनका महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जीवन यापन हमारा का चल रहा है इन्हीं से। जल की पूजा होती है, वायु की पूजा होती है, पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। दीज ग्रुप्स आर मेंटेन बाय रूरल कम्युनिटीज के द्वारा इसे मेंटेन किया जाता है। इसमें कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्रोटेक्टेड एंड मेनलेड ऑफ द विलेज कम्युनिटी के द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। कुछ टाबूज भी होते हैं इसके तहत, है ना, रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि आपको नहीं ऐसे पास नहीं जाना है या इसे काटना नहीं है पेड़ों को। अब ये जो टाबूज हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शन है, यही कहीं ना कहीं आप देखिए ना हेल्प करते हैं क्या, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए, है ना। वरना क्या होगा, पेड़ पौधे सीधे काट दिए जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा नहीं नहीं, इस पेड़ को नहीं काटना, इस पेड़ में ये रहता है या ऐसा है, या पुराने जमाने से चला आ रहा है, इसमें भगवान का वास है, पीपल का वृक्ष नहीं काटना चाहिए। आप लोगों ने इस तरीके की चीजें सुनी होंगी, है ना। तो वो कहीं ना कहीं क्या हेल्प कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है कि किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट हो, बस प्रोटेक्ट होना चाहिए, है ना। आइडल वर्शिप भी इसके अंदर देखने को मिलती है। सेक्रेड ग्रुप्स हार्म एनी लिविंग फौना एंड कटिंग एनी ट्रीज, तो कोई भी डैमेज हो उससे इसको हार्म जो होता है, इसलिए हम इसको रोकते हैं और कट करने से रोकते हैं। कि और कुछ लोग, आप लोग देखा होगा कि अगर ये पेड़ कट जाएंगे तो बहुत ज्यादा महामारी फैल जाएगी, बीमारी फैल जाएगी, तो ये ना हो इसलिए हम ये चीज करते हैं। फेलियर ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप, बहुत ज्यादा फेल हो जाएंगी सारी चीज। इस तरीके से लोगों की मान्यताएं हैं जो इसके तहत देखने को मिलती है। एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि आप देखिए कि 100,000 10,000 1,00,000 तक जो है सेक्रेड ग्रुप्स जो है देखने को मिल सकते हैं अपने इंडिया के अंदर, है ना। एस्टिमेट बताया जाता है रीजनल और लैंग्वेज बेसिस में, अलग अलग जगह यहाँ पे कंट्री के अंदर, अपने ही भारत देश के अंदर अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। जैसे कि सरना बिहार के अंदर सरना के नाम से जाना जाता है, देववन के नाम से यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है, देवरा काड़ू देवरा कड़ू देवरा कड़ू जो है कर्नाटका में जाना जाता है, काबू जो है केरला में जाना जाता है, देव मध्य प्रदेश में, देव के नाम से यहाँ पे मध्य प्रदेश में जाना जाता है, देवराहती जो है या फिर देवराय होता है ना, DEVA देवराय, है ना। ये कहाँ जाना जाता है, महाराष्ट्र के अंदर इसको जाना जाता है इन नामों से। तो यूपीएससी आपसे इनमें से कोई भी नाम भी पूछ सकता है कि ये नाम किस चीज से रिलेटेड है, सिंपली नाम पूछ सकता है, या फिर पूछ लेगा कि इस रीजन में स्पेसिफिक करके हो सकता है ना पूछे, पर ये पूछ ले कि ये नाम जो है, ये 2-4 नाम दे देगा, ये 2-4 नाम, अगर इनमें से आपको एक नाम भी याद है तो आप क्या हो जाएगा, आप अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ ये सेक्रेड ग्रुप्स को बोलते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। तो अभी इसके तहत क्या बातें चल रही, न्यूज क्या है, न्यूज को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कि अभी चल रहा है कि गवर्नमेंट हैज embarked द प्रोजेक्ट टू ब्रिंग बैक द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑन दिस एंशिएंट ट्रेडिशन सम ऑफ द 1500 टेम्पल्स ऑफ द जुरिडिक्शन। अभी बात चल रही है कि क्या हो रहा है कि इन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो पेड़ है बहुत तेजी से कट रहे हैं, बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं, इसलिए आवश्यकता है। ये जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि टेम्पल्स वगैरह के आसपास काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो स्पेसिफाई करके मैं बात करता हूं। इन तमिलनाडु अराइड नॉर्थन विल्लुपुरम रीजन, तमिलनाडु के नॉर्थन विल्लुपुरम रीजन में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोरमेंट HR एंड CE डिपार्टमेंट विच एडमिनिस्टर 1500 प्लांट जो है विल्लुपुरम में और कलाकुरिची डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इम्बार्क किया गया है। प्रोजेक्ट के तहत किसको पेजेस को रिक्रिएट किया जाएगा। 1500 पेड़ यहाँ पे लगाए जाएंगे, है ना। तो 1500 पेड़ की लगाए जाएंगे, उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा सेक्रेड ग्रुप्स के तहत। क्लियर हो गया पॉइंट आपको। एवरी टेम्पल हैज अ स्थल, आप लोगों ने देखा होगा कि सेक्रेड प्लांट हर एक मंदिर के अंदर एक पेड़ पौधे तो रहते ही हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा पूजते हैं, पानी वगैरह डालते हैं। तुलसी के पौधे कि अपने घर में आंगन में लगाने की मान्यता तो हिंदू धर्म के अंदर बहुत सालों से, लाखों सालों से चली आ रही है ना। तो पेड़ पौधे जो है इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द अवर रिलीजन है, ये आप सभी लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। स्थल वृक्षम के नाम से आप ऐसा संस्कृत का वर्ड है स्थल वृक्षम, है ना, सेक्रेड प्लांट।
एंड डिनोटेड द इंपॉर्टेंस गिवन टू द प्लांट्स इन द ट्रीज इन द एंशिएंट डे में क्या इंपॉर्टेंस दी जाती थी, वो सारी चीज़ें ये चीज़ हमें बताती हैं। विलुपुरम, अब ये अलग अलग चीज़ें नाम दी गई हैं कोरोमंडल कोस्ट के अंदर, कुड्डलोर, पुडुचेरी, विलुपुरम, है ना। ये क्या है, ये एक ऐसे रीजन्स बताए गए हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट के पेजेस पाए जाते थे। अभी वो जो है कट हो गए हैं, है ना, बहुत ज़्यादा कट हो गए, जिन्हें हम फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका साइज जो है श्रिंक हो रहा है, जिन्हें हमें क्या करना है, बढ़ाना है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी साइज कम हो रहा है, जिसे हमें बढ़ाना है। क्लियर हो गया। एक छोटी सी न्यूज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट टू बी मेड मैंडेटरी फॉर द जॉब, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटिंग राइट, है ना। अभी सेंटर क्या कर रहा है, सेंटर एक बिल लाने की कोशिश कर रहा है। अभी मे बी पॉसिबल इस विंटर सेशन में ये बिल इंट्रोड्यूस हो जाए और ये पास भी हो जाए, है ना। क्या बिल है, बिल के अंदर अब जो भी, क्योंकि बिल जो है डिटेल में आएगा जब ये बिल प्रेजेंट होगा, टेबल होगा पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा या लोकसभा के अंदर, तो आपको प्रॉपर डिटेल में आर्टिकल्स मिलेंगे, तो तब तो हम इसको डिस्कस करेंगे। पर एक बार नजर डाल लेते हैं फिर से अभी कि ये बात कर रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी कर दिया जाएगा, मैंडेटरी कर दिया जाएगा। कहाँ कहाँ के लिए, कहीं भी आपको जॉब चाहिए तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, पासपोर्ट चाहिए तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, वोटिंग का राइट चाहिए मतलब आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट का यूज करना ही पड़ेगा, है ना। कहीं भी स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर आप एडमिशन करवा रहे हैं, वोटर लिस्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर कहीं पे भी आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर की परीक्षा दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं, सीडीएस के एग्जाम दे रहे हैं, मतलब एक तरीके से कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें आप कर रहे हैं तो वहां पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। ये किस एक्ट के तहत यहाँ पे बताया जा रहा है, अमेंड किया जाएगा किस एक्ट को, अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट बिल टू अमेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, है ना। तो ये एक्ट का नाम याद रखना है आपको। इस एक्ट को क्या किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। क्लियर हो गया बात। अभी ये कम से कम 7 दिसंबर तक ये प्रपोज जाएगा। प्रपोज अमेंडमेंट जो होगा कवर करेगा डेथ सर्टिफिकेशन दैट मेक इट मैंडेटरी। अब जो डेथ सर्टिफिकेट होगा अब ये मैंडेटरी कर देगा कि हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करे कॉपी, सभी डेथ सर्टिफिकेट्स को, जितनी भी डेथ होती है उन सबके डेथ सर्टिफिकेट को मैंडेटरी प्रोवाइड करवाना होगा। उसमें ये चीज बताना होगा कि क्या किस रीजन की वजह से ये डेथ हुई है ना, रीजन डेथ बताना पड़ेगा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस बिल के अंदर, जो भी आएंगी आगे हम डिस्कस करेंगे ही इसके अंदर। चलिए, the next article which we are going to discuss is very important and it is related to our ISRO, है ना। ये ISRO से रिलेटेड ये आर्टिकल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। और ये देखिए गर्व करने की बात है, बिल्कुल मैं कहूँगा कि आप लोग भी इसमें गर्व करें। ISRO ने बहुत बढ़िया काम किया है। एक जमाना हुआ करता था जब इसे कोई पूछता नहीं था, ISRO वगैरह की आलोचनाएं हुआ करती थी, वेरियस जो न्यूज आर्टिकल आते थे फॉरेन के अंदर, है ना, तो वहां पे हमारे ISRO की आलोचनाएं हुआ करती थी। और ऐसा हुआ करता था नहीं, ISRO छोड़ के लोग, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं ISRO छोड़ के, और उन्हें बुला लिया जाता था नासा। लेकिन आज के डेट में आप देखिए ना कि हमारा ISRO कितने अच्छे लेवल में वर्क कर रहा है और हम कितना बढ़िया तरीके से आगे जा रहे हैं। क्लियर। चलिए, ISRO EOS 06, अब यहाँ पे आप ये देखिए, इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, लिंक ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, PSLV एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये लॉन्च व्हीकल है ना, हाइट, विड्थ, मास, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ सकते हैं, क्या है क्या नहीं है ना। ये प्रॉपर मैंने दे दिया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए, अब हम आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। PSLV C-54 सक्सेसफुली प्लेसेस 9 सैटेलाइट इन मल्टीपल ऑर्बिट। 9 सैटेलाइट को इसे प्लेस किया गया है अलग अलग ऑर्बिट के अंदर, मल्टीपल ऑर्बिट्स के अंदर। अब हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बिफोर दैट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, पहले जो है EOS को अलग अलग नामों से जाना जाता था, अलग अलग नामों से इसे लेके आया जाता था, बट हमने एक सीरीज बना दी EOS करके, EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, है ना। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट याद रहेगा आपको। ये उसका 6 पार्ट है ना, मतलब 6 पार्ट मतलब 6वीं सैटेलाइट, आप ऐसा कह सकते हैं। इसके साथ साथ एक ये सैटेलाइट, टोटल 9 सैटेलाइट लॉन्च हुई हैं, एक ये EOS 6, और
8 कौन सी? 8 नैनो सैटेलाइट। तो नैनो सैटेलाइट क्या होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। 1 फॉर भूटान, भूटान इसके अंदर एक पार्ट है। भूटान के साथ हमारे टाई अप रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, ये आप यूज कर सकते हैं जब भी। देखिए सोचिए ना, साइंस और टेक का आर्टिकल है, बट आप इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? आप इसको अपने इंटरनेशनल रिलेशन में यूज कर सकते हैं। कि रिसेंटली एग्जांपल देखिए कि रिसेंटली हमने, इसरो ने एक भूटान का भी सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसके तहत क्या हो रहा है, हमारी टाई अप चीजें बढ़ रही हैं, है ना। सॉफ्ट पावर हमारा तेजी से इंक्रीज हो रहा है। कुछ कमर्शियल सैटेलाइट जो एंटिटीज हैं वो भी लॉन्च किया गया, पार्ट ऑफ द पेलोड के अंदर इसका पार्ट है ना। टोटल 9 सैटेलाइट इसमें कैरी किया गया था। अब जो EOS-6 है, तो EOS-6 को किस नाम से भी जाना जाता है? ओशन सेट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे आ जाएगा ओशन सेट क्या है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपने EOS पढ़ा है। लेकिन डोंट वरी, यहां पे आपको कंफ्यूज मैं होने नहीं दूंगा। आज ये इतना अच्छे से क्लियर करूंगा कि कभी भी इसके ऊपर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों का 100% श्योरिटी के साथ ये क्लियर हो जाएगा, आप क्वेश्चन करके आएंगे, करेक्ट है ना। अब EOS की बात करता हूं, EOS-6 जो है ओशन सेट की मैं बात करता हूं। ओशन सेट, इसको ओशन सेट के नाम से जाना जाता है। इसका जो वेट है, सबसे ज्यादा वेट इसी का है, 1117 kg, 1117 kg, 1 टन से ऊपर इसका वेट है। मतलब काफी ज्यादा वेट है इसका, आप सोचिए ना, 10 टन के ऊपर सॉरी वेट है इसका, काफी ज्यादा वेट, 10-11 टन, है ना। अब PSLV C-54 पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये एक तरीके से व्हीकल होता है सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे कि आप लोगों को जाना है ना, कहाँ जाना है आप लोगों को? दिल्ली से, या फिर अपने घर से दिल्ली जाना है। सपोज आप लोग कहीं और रहते हैं, होम टाउन आपका कहीं और है, आपको दिल्ली जाना, आप क्या करेंगे? या तो आप बस का सहारा लेंगे, या तो आप किसका, अगर आप पास रहते हैं, अगर आप थोड़ा दूर रहते हैं तो आप ट्रेन का सहारा लेंगे, या फ्लाइट से भी जा सकते हैं, है ना। आपके पास अलग अलग माध्यम है जाने के। तो ये जो माध्यम है जाने की, ट्रांसपोर्ट, वो क्या है? आपके एक तरीके से व्हीकल है। तो उसी तरीके से जब हम किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, तो उसको लॉन्च करने के लिए एक व्हीकल चाहिए होता है ऊपर जाने के लिए। तो उस व्हीकल का नाम क्या है? पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसका नाम पोलार सैटेलाइट क्यों है? क्योंकि ये पोल में जाके, एक तरीके से जो पोल है, पोल में जाके, इस पोल ऑर्बिट है, वहां पर जाके सैटेलाइट को प्लेस करता है, इसीलिए इसका नाम पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए, पहली बार इसको लॉन्च किया गया था, फर्स्ट लॉन्च पैड जो है एट सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया, SHAR, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं प्रिसाइसली बात करता हूं, इट टुक ऑफ प्रिसाइसली 11.56 AM, 11:56 सुबह पे इसे लॉन्च किया गया था कल, ये आपको याद रखना है ना। मतलब ये ऐसा याद नहीं रखना है, ये रटना नहीं है। अब INS-2B क्या है? इसरोज नैनो सैटेलाइट फॉर भूटान। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए वेरियस ट्वीट भी की गई हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी यहाँ पे ट्वीट किया गया है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे ट्वीट किया गया है, इसरो के द्वारा फिर यहाँ पे ट्वीट किया गया है कि PSLV C-55 EOS-06 मिशन इज अकम्प्लिश्ड, द रिमेनिंग सैटेलाइट हैव ऑल बीन इंजेक्टेड इनटू देयर इंटेंडेड ऑर्बिट, है ना। तो काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, और देखते हैं इसके बारे में और डिटेल में। मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से डिजिटल नोट मैं आप लोगों के लिए बना के लेके आता रहता हूँ, साथ ही साथ टाइपिंग वाले नोट्स भी रहते हैं, डिजिटल नोट्स भी रहते हैं, है ना। कॉम्बिनेशन रहता है, आपको जैसे सहूलियत पड़े आप हर तरीके से चीज़ों को पढ़ सके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं लेके आया। देखिए यहाँ पे 8 नैनो सैटेलाइट इसके अंदर लॉन्च की गई है ना। अब मैं 8 नैनो सैटेलाइट के बारे में पहले बता देता हूं आपको। एक सैटेलाइट है इसरो नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान, INS-2B, इसरो नैनो सैटेलाइट INS, इसरो नैनो सैटेलाइट 2B, इसरो नैनो सैटेलाइट 2B मतलब भूटान, भूटान का हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। फिर दूसरा क्या है? आनंद। आनंद क्या है? अगर मैं आनंद एक तरीके से कमर्शियल सैटेलाइट है, मतलब आनंद एक वो है, उनकी कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च की। तीसरा क्या है? एस्ट्रोकास्ट, ठीक है। एस्ट्रोकास्ट की टोटल 4 सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च हुई हैं, ठीक है। ये है US बेस्ड स्पेस फ्लाइट है, तो ये आपको याद रखना है। 2 है थाईबोल्ट का नाम याद रखना है, थाईबोल्ट सैटेलाइट। 2 क्या है? 2 थाईबोल्ट सैटेलाइट है यहाँ पे, हैदराबाद बेस्ड ध्रुवा स्पेस से इसको लॉन्च, मतलब ध्रुवा बेस्ड जो है स्पेस, ये आपको याद रखना है। तो कमर्शियल भी इसके अंदर आ रहे हैं और दूसरे कंट्रीज का भी हम कर रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये हो गया इसरो, एक इसरो हो गया, एक ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 2 6 2 8,
है ना। टोटल 8 नैनो सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ एक ये US-6 की बात कर रहा हूँ, जिसे ओशन सेट 2 के नाम से जाना जाता है, आपको तो ये पता ही होगा, है ना, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। नाउ थर्ड जनरेशन सैटेलाइट होल्ड 4 पेलोड। जो थर्ड जनरेशन सैटेलाइट है ये US-606 जो है 1176 kg का है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओशन कलर मॉनिटर करेगा, या भी क्या क्या करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ये आर्टिकल के अंदर भी दिया हुआ है, आप चाहें तो आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा यार ये सारी चीजें, है ना। ये क्या करना पड़ा, आप देखिए ना, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ओशन कलर डेटा कलेक्ट करेगा, सी सरफेस टेम्परेचर कलेक्ट करेगा, विंड वेक्टर डाटा एंड यूज इन द ओशनोग्राफी में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। क्लाइमेटिक एंड मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन इसके काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपसे इसके एप्लीकेशन पूछ सकते हैं। तो ये देखिए सामने ही सामने आपके इसके एप्लीकेशन लिखा हुआ है ना। फिर बताया गया है द सैटेलाइट ऑल्सो सपोर्ट द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सच, ये वैल्यू एडिशन का काम भी करेगा अलग अलग चीज़ों में। कैसे प्रोडक्ट सच एज पोटेंशियल फिशिंग जोन के लिए हमारे लिए हेल्पफुल करेगा, ठीक है। क्लोरोफिली, SST, विंड स्पीड, ये सब में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे बता रहा था जैसे कि ओशन कलर, है ना, ओशन कलर मॉनिटर करेगा, OCM3, सी सरफेस टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा, SSTM, कू बैंड स्कैटरोमीटर, कू बैंड स्कैटरोमीटर या C83 के बारे में याद रख लीजिए। इसके तहत दो चीजें करेगा, विंड वेक्टर डेटा और वेदर मॉडलिंग, है ना। तो ये वैसे कभी मैंने पूरा चीजें बताई दी हैं, तो इसको आप याद रख सकते हैं कि US-6 का काम क्या है ना। अब देखिए पूछ तो बहुत हल्का ही लेगा UPSC, है ना, ऊपर ऊपर से पूछता है, ये चीजें पूछेगा, लेकिन मैंने क्या करते हैं, इतना डिटेलिंग में हमने पढ़ लिया है कि अब आपको कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप भूलेंगे नहीं। INS 2B के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है कि जब भी इस तरीके से चीजें निकल के आती हैं कि हमने किसी और कंट्री का किया है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ भूटान से रिलेटेड, तो हमारे भूटान के साथ रिलेशन भी काफी अच्छे हैं, है ना। तो 30 सेंटीमीटर का है, बहुत ही छोटा है, मतलब अपने हाथ पे ले सकते हैं, 15 किलो का इसका वेट है। जॉइंटली डेवलप किया है UR राव स्पेस सेंटर और DITT भूटान ने, उनका डिपार्टमेंट है ना। तो उनका डिपार्टमेंट और हमारे डिपार्टमेंट जॉइंटली इसको डेवलप किया और उसके बाद इसको हमारी PSLV के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। एक नैनोमैक्स आपको याद रखना है, मल्टी, इसके अंदर 2 पेलोड है ना। INS 2B के अंदर क्या है, 2 पेलोड है, याद रखिएगा 2 तो 2 पेलोड, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। एक APRS डिजिपीटर है, ये DITT भूटान और URSC के द्वारा बनाया गया है। साथ ही साथ नैनोमैक्स की बात करता हूँ, मल्टी स्पेक्ट्रल ऑप्टिकल इमेजिंग पेलोड डेवलप्ड बाय स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, क्लियर। देखिए अब देखिए कितना बड़ा फ्रॉड है, कितनी गलत चीज है ये, है ना। यहाँ पे जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो किस चीज से रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन आइडेंटिफाइज 2.6 लाख डुप्लीकेट एंट्रीज इन वोटर लिस्ट अक्रॉस सिटी, है ना। तो लगभग 2.5 लाख डुप्लीकेट जो है यहाँ पे लोगों की एंट्री जो है डबल हो चुकी है। देखिए अब इसके ऊपर और आर्टिकल जब आएंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, है ना, कि क्या है, किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी चीजें हम देखेंगे। इंडिया हैज़ इनफ फर्टिलाइजर स्टॉक टू मीट द रबी रिक्वायरमेंट। यहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं हमारे यूनियन फर्टिलाइजर सेक्रेटरी अरुण सिंघल जी, ये अरुण सिंघल जी हैं। तो अरुण सिंघल जी यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास इनफ फर्टिलाइजर है, स्टॉक है, कि हम रवि जो रिक्वायरमेंट है, क्रॉप अभी बोई जाएगी तो उसको हम फुलफिल कर सके। अगर आप देखेंगे कि 650 लाख टन, 650 लाख टन एवरी ईयर, 650 लाख टन एवरी ईयर जो है एवरी मतलब हर दिन, मतलब इतना जो है हर साल जो है फर्टिलाइजर की डिमांड होती है। लगभग अप्रोक्स में बात करता हूँ 2 लाख टन जो है हर दिन एवरी डे। अब ये जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि क्या इसके पास हमारे पास है, मतलब किसी ने क्वेश्चन उठाया होगा तब ये चीज़ बोली गई है ना, क्योंकि यूक्रेन का वॉर हुआ उसकी वजह से फर्टिलाइजर इंडिया के अंदर इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, रबी सीजन है, पीक में है ना, तो एश्योरेंस देना पड़ेगा फार्मर की कि आप लोग घबराइए मत, सारी चीज़ अपने पास है ना, आपको मिलेंगी, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर।
चलिए अब एक छोटी सी न्यूज और आप देख लीजिए, हिमालयन याक गेट्स फूड एनिमल टैग। तो हिमालयन याक जो है यहाँ पे मिल्क, उनका उसका जो मिल्क है उसको टैग मिल गया है, एंड मीट टू बी यूज्ड, मिल्क और मीट को टैग मिल गया है हिमालयन याक को। तो हिमालयन याक जो पहला ऐसा एनिमल बन गया है, मतलब पहला नहीं कह सकते हैं, बट हिमालयन याक जो है यहाँ पे एनिमल है जिसे फूड एनिमल टैग जो है मिल चुका है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। आप यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये हमारा प्यारा सा हिमालयन याक है ना कितना सुंदर सा दिख रहा है, कितना प्यारा सा दिख रहा है। ये हिमालय में रहता है, इसके बहुत बड़े बड़े ऐसे बाल होते हैं ठंड से बचने के लिए, है ना। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, है ना। अब जैसे कि मैंने बताया था ना कि इंडिया भूटान रिलेशन में भी हेल्प करेगा टाइस में, जो हमने लॉन्च किया है, तो वही इस आर्टिकल ये भी यहाँ पे देखिए छोटा सा दिया हुआ है, तो आप इसको जस्ट जाके रीड कर सकते हैं। इस वजह से इसके ऊपर आर्टिकल अभी आएंगे, है ना, कल परसों में आर्टिकल आ जाएगा तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में उसको, है ना। अभी ये FSSAI के द्वारा इसको दिया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। हिमालयन याक के बारे में थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं कि इट इज़ एक्यूज टू वेरी कोल्ड टेम्परेचर में रहता है, कैन अप टू -40 डिग्री सेल्सियस तक में ये सर्वाइव करता है, वहाँ पे रहता है ना। टू प्रोमिनेंट नोमेडिक कम्युनिटीज इंगेज हैं याक के लिए, आपको याद रखना होगा चंग पास और डॉक पास लद्दाख के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, 3 स्टेट्स के नाम याद रखने हैं, लद्दाख, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। करेंटली कंसिडर द वल्नरेबल बाय द, ये वल्नरेबल इंडिविजुअल कैटेगरी, वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आता है IUCN में, ये भी आपको याद रखना है। अक्रॉस द कंट्री डिक्लाइन, इनकी जो पॉपुलेशन है तेजी से डिक्लाइन हो रही है, 24.7% डिक्लाइन हुई ऑलमोस्ट, लगभग ये 7 सालों के अंदर 2012 से 2019 के बीच में। यह पॉपुलेशन इन इंडिया फाउंड यूटी ऑफ लद्दाख, यूटी लद्दाख में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड। ऊपर की तरफ जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहता है, ठंड रहती है, वहाँ पे ये पाया जाता है। वल्नरेबल कैटेगरी हमने देख लिया, और अपेंडिक्स 1 के अंदर है, साइड्स के अंदर, ये आपको पता है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 2 के अंदर है, याद रखिएगा, शेड्यूल 1 के अंदर नहीं है, शेड्यूल 2 के अंदर है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये किसके अंदर है, ये शेड्यूल 2 के अंदर है, याद रखना है। शेड्यूल 2 के अंदर इसको प्लेस किया गया हिमालयन याक को, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया है नई स्पीसीज, किस चीज की नई स्पीसीज डिस्कवर की? ब्लैक कोरल। ऑस्ट्रेलिया के पास जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, वहां पे ब्लैक कोरल को डिस्कवर किया, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन डिस्कस करता हूँ। 5 न्यू स्पीसीज ऑफ द ब्लैक कोरल रीफ जो है डिस्कवर हुई है, जो कि देखने को मिलता है 2500 फीट नीचे डिस्कवर हुई है, 760 मीटर, 760 मीटर्स नीचे, है ना। ऑस्ट्रेलिया के पास है ग्रेट बैरियर रीफ। आज आपको जाके मैप में इसको निहारना है, देखना है ना। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है आपको, ठीक है। साथ ही साथ मैं बात करता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा नीचे तक पाया जाता है, 26,000 फीट तक भी, 26,000 फीट तक भी ये देखने को मिल सकता है ना। और सेलो वाटर में भी पाया जाता है, डाउन डेप्थ के अंदर भी पाया जाता है। इंडिविजुअल कोरल्स कैन लिव अप टू 4,000 ईयर। अब ये बताया जा रहा है यहाँ तो कुछ जो कोरल हैं वो 4-4 हजार साल पुराने हैं और 4,000 साल तक ही जी सकते हैं, है ना। मतलब इनकी जो लाइफ पीरियड है बहुत लॉन्ग है, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। अब ये कुछ कैसे कैसे शेप्स में पाए जा रहे हैं, अब ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये कोरल रीफ की पिक्चर है, आप लोग आई होप देख पा रहे होंगे अच्छे से, है ना। और भी मैं एक दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये देखिए, ये कोरल रीफ है। अब यहाँ पे पिक्चर में आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये कोरल रीफ है ना। तो ये ब्लैक कोरल रीफ है ना। चलिए, तो अलग अलग तरीके से हैं, जैसे कि फेदर के शेप में, फैन के शेप में, बुशेस झाड़ियों के शेप में देखने को मिले, स्ट्रेट लाइक बीम, स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे देखने को भी मिल रहे हैं। तो अलग अलग शेप में देखने को मिला है, क्लियर। अब ब्लैक कोरल रीफ जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर प्रीवियसली यूपीएससी प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछ चुका है कोरल रीफ से रिलेटेड। तो कोई भी अगर इस तरीके से इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हो रही हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक रोबोट गया था, रोबोट एक तरीके से गया तो उसने इस तरीके से रिसर्च करके लाया है, द फर्स्ट रोबोट डाउन ऑफ द पर्टिकुलर डीप वाटर सिस्टम अलाउइंग द टीम टू एक्चुअली सी सेफली कलेक्टेड डीप सी कोरल, है ना। तो कलेक्ट किया है इसने डेटा को और ये यहाँ पे लेके आया है, बताया। क्लियर हो गया बात? तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए, मुंबई मिसल्स आउटब्रेक ड्यू टू लो वैक्सीनेशन कवरेज। अब
जो मिसल्स है उसकी वैक्सीनेशन चलती रहती है, आप सभी लोगों को पता है, बच्चों को दिया जाता है ना, 5 साल तक के अंदर अंदर इसको वैक्सीनेशन हो जाती है। लेकिन मुंबई के अंदर जो है बहुत ही कम वैक्सीनेशन देखने को मिली है कवरेज। पहला डोज बहुत कम बच्चों को दिया गया है और सेकंड तो उससे भी ज़्यादा कम बच्चों को दिया गया है, जिसके कारण क्या हुआ, एक आउटब्रेक देखने को मिला तेजी से, मिसल्स का आउटब्रेक बहुत तेजी से देखने को मिला है। तो मिसल्स क्या होता है, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए कुछ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि 538 कन्फर्म मिसल्स हैव बीन रिपोर्टेड अक्टूबर के अंदर महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिला है ना। नवंबर 24 की बात करता हूँ, नवंबर 24 तक 233 मिसल्स इन्फेक्शन एंड 13 डेथ इन मुंबई में देखने को मिली है। जो ये आप डेटा को पुट भी कर सकते हैं, तो वैसे इतनी सारी डेटा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें याद रख लीजिए। कुछ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट हैं मिसेस के मतलब तरीके से स्टेट्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मेकरला, यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे 70% हायर मोर्टेलिटी रिस्क कंपेयर्ड विद वैक्सीनेटेड चिल्ड्रेन। तो अगर जो वैक्सीनेशन हो गया है उनमें कम हो जाता है मोर्टेलिटी रेट, और जिनमें वैक्सीनेशन नहीं हुआ उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो 70% तक तेजी से बढ़ जाती है। तो अगर आपके पास आसपास कोई भी बच्चा है, कोई भी छोटा सा बच्चा है, जी हाँ, कोई भी अभी रिसेंटली इन्फेंट है, तो आपको भी ध्यान रखना है कि अवेयर करवाइए, उनसे पूछिए कि क्या आप लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया नहीं करवाया है। अगर नहीं करवाया है तो आप लोगों का फर्ज बनता है, क्योंकि आपको नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, कि आप लोग उसको ये चीज़ें पहुंचाएं इन्फॉर्मेशन, और उसे बोले कि वो ये चीज़ करे, है ना। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से डिसीज होती है, इस तरीके से रेसेस आ जाते हैं, ये बॉडी के अंदर कितनी बुरी तरीके से रेसेस आ जाते हैं, आप लोग ये देख पा रहे होंगे, है ना। ये मिसल्स है। अब मैं बात करता हूँ व्हाट इज मिसल्स की, है ना, कि मिसल्स इज व्हाट इज इट। मिसल्स इज अ हाईली कंटेजियस, डायरेक्टली हाई कंटेजियस वायरल डिसीज। ये वायरल डिसीज है, वायरस की वजह से होती है। इट रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ अमंग द यंग चिल्ड्रन ग्लोबली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इससे डेथ होती है। डिस्पाइट एबिलिटी ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन में फिर भी इसकी वजह से डेथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। स्प्रेड की बात करता हूँ, मिसल इज ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज, माउथ और थ्रोट इन्फेक्टेड पर्सन। कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में तेजी से फैल सकती है। ये इसकी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कैपेसिटी है कि बहुत तेजी से ये फैलती है ना। कि माउथ से किसी के जैसे नोज से नाक बह रही है, या पानी से लार, मुंह से लार निकल रहा, छोटे बच्चे होते हैं ना उनके मुंह से होता रहते सारी चीजें, है ना। तो उन और थ्रोट, गले में कुछ इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से तेजी से फैलती है, देखने को मिलता है। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ इनिशियल सिम्टम्स क्या है, विच आर यूजली अपीयर, देखने को मिलता है 10 से 12 दिन के अंदर इसके इनिशियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। सिम्टम्स देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा तेजी से फीवर देखने को मिलता है, रनी नोज मतलब नाक ज़्यादा तेजी से बहता रहता है, ब्लड स्पॉट्स आई में, आंखों में खून का जम जाना, ऐसा दिखेगा रक्त के थक्के जम जाता खून में, है ना, खून जम जाना आंखों के अंदर देखने को मिले, रेड पॉइंट, है ना। टाइनी व्हाइट स्पॉट्स ऑन द साइड ऑफ द माउथ, मुंह के अंदर सफेद कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, है ना। और रेसेस डेवलप हो जाते हैं बॉडी के अंदर, फेस के अंदर, अपर नेक के अंदर, ग्रेजुअली स्प्रेड डाउन, और तेजी से वो नीचे भी बढ़ने लगता है। पहले गाल और मुंह में होता है रेसेस, है ना, लाल तरीके से, फिर वो तेजी से नीचे बढ़ता है ना। अब ये मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के अंदर देखने को मिलती है कि अंधापन देखने को मिल सकता है, ब्लाइंडनेस देखने को मिल सकती है, इन्फेक्शन दैट कॉज ब्रेन स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, मतलब दिमाग में आपकी जो ब्रेन है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, है ना, जिसकी वजह से डेथ भी बहुत तेजी से हो सकती है। इसे इंसेफेलिटिस कहते हैं, इंसेफेलिटिस। सेवरल डायरिया जैसी चीज़ों को देखने को मिलती है, रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन, सेवरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बहुत सारी न्यूमोनिया वगैरह सारी चीज़ें हो सकती हैं। फीवर, ड्राई क्राफ, रनी नोज, ये सारी बच्चों को देखने को मिलती हैं, रेसेस इस तरीके से हो जाते हैं। अब मैं कुछ पॉइंट्स और बता देता हूँ, मिसल्स और रुबेला में क्या अंतर होता है ना। मिसल्स और रुबेला आपके सामने, मिसल्स एंड रुबियोला is a viral infection of respiratory system. Measles is a very contagious disease. Measles जो है बहुत ज़्यादा contagious है, बहुत तेजी से फैलता है कांटेक्ट में आने से, जबकि रुबेला इज अ contagious disease that mostly affect children, जो ज़्यादातर बच्चों को होता है रुबेला। सिम्टम रेज फीवर, वही सिम्टम लगभग सेम है, यूजुअली माइल्ड
इन किड्स। किड्स में जनरली जो है कम होता है, मतलब देखने को मिलता है, फैलता तो है, कैन बी मोर ये सीरियस टू प्रेग्नेंट वुमेन। तो रूबेला जो है प्रेग्नेंट वुमेन्स में ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर। कुछ सिम्टम्स आप लोगों को मैंने बता दिया है कि फीवर, तेज बहुत ज्यादा फीवर जब हो जाता है ना, या कफ, रनी नोज देखने को मिलता है, रेड वाटरी आइज देखने को मिलता है, आंखें लाल पड़ जाती है या धब्बे देखने को मिलते हैं लाल तरीके, लाल लाल आंखों के अंदर, रेड बॉची रेसेस देखने को मिलते हैं आंखों में, इस तरीके से हो जाता है, आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, इस बच्चे के हो गया। प्रिवेंटेबल है ये, है ना, प्रिवेंट किया जा सकता है। हाईली कंटीजियस रेस्पिरेटरी डिसीज है, कॉज बाय वायरस की वजह से होता है ना। सिम्टम्स हमने देख लिया है, इन्फेक्शन देख लिया, एयरबोन वायरस रहता है, स्प्रेड होता है थ्रू द कफिंग वगैरह केस नहीं, कोई खांस रहा है आपके आसपास, इसीलिए कहते हैं जब भी कोई खांस रहा हो थोड़ा सा उससे दूर रहिए, या अगर कभी भी आप लोग खांसी आ रही है या छींक आ रही है तो आप रुमाल कैरी करिए अपने साथ, खासकर सर्दियों के मौसम में जरूर से जरूर रुमाल कैरी करिए, है ना, एक हैंकी कैरी करिए, उससे आप अपने मुंह को ढक लीजिए, है ना। उससे क्या होगा कि जो भी इन्फेक्शन है वो आपसे किसी और में नहीं फैलेगा, अगर आपके पास है तो आप तक ही सीमित रहेगा और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, वरना क्या होगा तेजी से स्प्रेड हो जाएगा, है ना, और फिर उससे आपको फिर से स्प्रेड होगा। ब्लाइंडनेस, ये सब, डायरिया, न्यूमोनिया, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, तो आप एक बार जाके पीडीएफ से इसको रीड कर सकते हैं, है ना। सिम्टम्स आप लोगों ने देख लिया है, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर, स्लीपीनेस, पिंक आइज, रनी नोज, है ना, ये सारी चीजें। प्रिवेंशन वैक्सीन ले सकते हैं, इम्यूनाइजेशन करवा सकते हैं, और हैंड को रेगुलर बेसिस में वॉश करिए, मेडिकल मास्क वगैरह लिए रहिए, है ना। ड्यूरेशन ऑफ द डिसीज 7 से 14 दिन की डिसीज होती है, आपको पता होना चाहिए। ये मिसाल से आपके सामने इमेजेस से ध्यान से आप इसे देख सकते हैं। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी, है ना। तो हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज के लेक्चर के अंदर देखी। कैसा लगा आज का लेक्चर, आज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसकी पीडीएफ को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और बहुत सारी चीज अब हम लोग जो है ट्विटर के अंदर भी आ चुके हैं, तो ट्विटर में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, है ना। इंस्टाग्राम में तो आप लोग फॉलो कर ही रहे हैं, तो वहां से भी आप सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कल मिलते हैं फिर से आप लोगों के साथ एक नए लेक्चर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ और एक नए आर्टिकल्स के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।